तो आगे का रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है ना। हम लोग पिछले स्ट्रक्चर में देखे हैं कि ट्रैकिया तक देख चुके थे, ठीक है। ट्रैकिया में था क्या, यहाँ पर था लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या बना, वॉइस बॉक्स होता है, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स। उसके बाद ट्रैकिया है। ट्रैकिया लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और ट्रैकिया में सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होता है। सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, मतलब कार्टिलेज का बना हुआ रिंग के जैसा स्ट्रक्चर ट्रैकिया को सपोर्ट करता है ताकि ट्रैकिया मुड़ न पाए, ठीक है ना। क्योंकि ट्रैकिया मतलब मुड़े लेकिन उसका रास्ता ब्लॉक ना हो पाए, ठीक है ना। क्योंकि ये अगर मुड़ेगा, क्योंकि गर्दन मोड़ते हैं तो हो सकता है कि ट्रैकिया भी मुड़ जाए, अब मुड़ जाएगा तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। लेकिन ये मुड़ने नहीं देता है, ये मुड़ने नहीं देता है, क्योंकि हम लोग कैसे भी गर्दन करके सांस तो ले ही लेते हैं ना। क्यों ले लेते हैं, क्योंकि ट्रैकिया मुड़कर रास्ता को बंद नहीं करता। अगर ये मुड़ जाता पूरा यहाँ से ऐसे तो क्या हो जाता है, हवा नहीं जाता फिर। तो सी शेप रिंग क्या करता है, ट्रैकिया का जो पैसेज है, जो रास्ता है, उसको ब्लॉक होने से बचाता है, ठीक है ना। और ये सी शेप ही है, फुल रिंग नहीं है। फुल रिंग नहीं, ऐसा नहीं कि पीछे भी है, फुल रिंग नहीं है। क्योंकि फुल रिंग अगर मिल जाता तो ज्यादा रिजिड हो जाता, ज्यादा हार्ड हो जाता, तो ऐसा लगता है कि गर्दन में फंसा कुछ फील होता है, मतलब रिजिड गर्दन हो जाता है। जबकि हमारा गर्दन क्या है, फ्लेक्सिबल है, किधर भी मोड़ सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए सी शेप बस उतना ही कार्टिलेजिनस रिंग का सपोर्ट मिला है जितना में काम हो जाए, ठीक है ना, जितना में ये रास्ता ब्लॉक ना हो, ठीक है। अब आगे चल के ये ट्रैकिया दो हिस्से में बढ़ता है, जिसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। ये ट्रैकिया किसमें बढ़ जाता है, किस स्ट्रक्चर में, ये दोनों स्ट्रक्चर को बोलते हैं ब्रोंकस। तो सबसे पहला जो डिवीजन हुआ है ट्रैकिया का, उसको बोल रहे हैं प्राइमरी ब्रोंकस। जो सबसे पहला डिवीजन हुआ है उसको बोल रहे हैं प्राइमरी ब्रोंकस। फिर जो ये इसके बाद फिर से बढ़ गया, ये इसके बाद फिर से बढ़ गया, तो सेकेंडरी जो ब्रांचिंग हुआ है उसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकस। दूसरी बार जो ब्रोंकस बना, फिर ये सेकेंडरी ब्रोंकस में फिर दो हिस्से में बढ़ गया, डिफरेंट ब्रांचेज में बढ़ गया है, डिवाइड हो गया। तो ये तीसरा बार जो बढ़ा उसको बोलेंगे क्या, टर्सरी ब्रोंकस। तो जैसे जैसे ये डिवीजन होते जाएगा वैसे वैसे ब्रोंकाई जो है, ब्रोंकस जो है वो पतला होते जाएगा, रास्ता जो है क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, नैरो होते जाएगा। और ये अल्टीमेटली छोटे छोटे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में बढ़ जाते हैं, और ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स एल्विलाई के डक्ट से कनेक्टेड होते हैं और अल्टीमेटली एल्विलाई से कनेक्टेड होते हैं। तो पूरा लंग्स में इस तरह का, पूरा लंग्स में क्या है, इस तरह का स्ट्रक्चर, एल्वियस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। क्योंकि गैसियस एक्सचेंज कहाँ होना है, यही। तो ये देखो यहां तक टर्मिनल ब्रोंकियोल तक बोला जाता है कंडक्टिंग पार्ट। जो भी स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग मतलब क्या होता है, कोई चीज को पास कराने वाला। कंडक्ट मतलब जो कोई चीज को पास कराता है, ठीक है ना।
तो कंडक्टिंग, तो ये क्या करता है, ये सब जो स्ट्रक्चर है वो क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है एयर को, एयर को बाहर ले जाने में और अंदर लाने में मदद कर रहा है। तो कंडक्टिंग पार्ट की बात करें तो कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, नोज से स्टार्ट होगा, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, फिर नेसल चेम्बर, फिर नासोफैरिंक्स, फिर ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, टर्मिनल ब्रोंकस, और यहाँ तक मतलब ये कंडक्टिंग पार्ट हो गया। यहाँ तक क्या हो गया, कंडक्टिंग। यहाँ पर डिफ्यूजन नहीं होगा, O2 CO2 का लीक नहीं करेगा कहीं। जब ये O2 CO2 यहाँ चला आएगा, ये सब बैलून जो छोटे छोटे बैलून जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं जिसको एल्विलाई बोलते हैं, एल्विलस, एल्विलर सैक में जाएगा एयर, तब जाके गैस का एक्सचेंज होगा, तो उसको बोलेंगे एक्सचेंज पार्ट, ठीक है ना, गैसियस एक्सचेंज पार्ट। एक होता है कंडक्टिंग पार्ट और एक होता है गैसियस एक्सचेंज पार्ट, जहां पर गैस का एक्सचेंज होगा CO2 से O2 तक। तो टर्मिनल ब्रोंकियोल तक बस क्या होता है, कंडक्शन का काम, उसमें कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। अब ये तो अंदर का स्ट्रक्चर, ऊपर से क्या होता है, ये सब स्ट्रक्चर है कहाँ पे, लंग्स के अंदर। हमारे पास क्या होता है, दो लंग्स है, वही दोनों लंग्स में ये दो ब्रोंकस डिवाइड हुआ है, ट्रैकिया डिवाइड हुआ है, प्राइमरी ब्रोंकस में दोनों लंग्स में चला गया, ठीक है ना। तो ऊपर से कैसा दिखता है, इस तरह, ऊपर से कैसा दिखता है, ये अंदर का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इसमें भी ब्रांचिंग होगा पूरा, ठीक है ना। अब दो लंग्स होता है हमारे अंदर, क्या है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, दो लंग्स, ठीक है। एक को बोलेंगे लेफ्ट, एक को बोलेंगे राइट। इधर जो राइट साइड है उसको राइट लंग्स बोलेंगे, और जो लेफ्ट साइड है उसको बोलेंगे लेफ्ट लंग्स, ठीक है। अब राइट लंग्स जो है थोड़ा सा बड़ा होता है, राइट लंग्स थोड़ा बड़ा होता है और लेफ्ट लंग्स छोटा होता है। ये जो लंग्स है वो कैसा है, लेफ्ट, ठीक है ना, लेफ्ट। अब देखो ये लंग्स, यहाँ पर लंग्स है दोनों तरफ, ठीक है ना। अब लंग्स के बीच में ही है क्या, हार्ट, लंग्स के बीच में ही क्या है, हार्ट, लेफ्ट साइड। तो ये लेफ्ट साइड वाला लंग्स में किस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, कॉन्केव, मतलब मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर। ये जगह किस लिए बनाई, यहाँ पर इतना जगह क्यों छोड़ दिया गया, ताकि यहाँ पर हार्ट को रहने के लिए ये जगह बनाया है। क्योंकि ये लंग्स जो होगा वो सीधा रहेगा, यहाँ पर नहीं मुड़ा रहेगा, क्योंकि ये हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड में है, इसलिए लेफ्ट लंग्स को, लेफ्ट लंग एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं कार्डियक नोम। कार्डियक नोम एक स्पेस बनाता है जिसमें हार्ट सिचुएटेड होता है, ठीक है ना। हार्ट का लोकेशन कहाँ पे है, कार्डियक नोज पे, यहीं पे हार्ट होगा, इसीलिए लंग्स जो है थोड़ा मुड़ा हुआ है, यहाँ से कटा हुआ है, ठीक है ना। और ये लंग्स के चारों तरफ एक लेयर है जिसको बोलते हैं क्या, प्लूरा। हम पढ़े थे, टिश्यू में पढ़ाया गया था, टिश्यू में पढ़ाया गया था कि सारे जो विसरल ऑर्गन है, जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, चाहे ब्रेन हो, हार्ट हो, लंग्स हो, किडनी हो, सब पे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो उसको बाहर के चोट से बचाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वही कवरिंग है जिसको बोलते हैं प्लूरा, प्लूरा, ठीक है ना। ये प्लूरा दो लेयर का बना हुआ है, प्लूरल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको, प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरा दोनों लेयर के बीच में क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, इसमें क्या भरा होता है, फ्लूइड। इस फ्लूइड को बोलते हैं क्या, प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। ये प्लूरल फ्लूइड शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करता है, मतलब कोई भी चोट लग गया, ठीक है ना, तो लंग्स सामने है ना, लंग्स को चोट लग सकता है बहुत, तो ये क्या करता है, उसके शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, बीच में वाटर
शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि अगर दो लेयर के बीच में पानी भरा हो तो उस पर कितना भी मारो, नीचे वाला जो भी है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, डैमेज ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि वो जो वाटर रहेगा बीच में, लिक्विड मटेरियल, वो सारे शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है प्लूरल फ्लूइड। मतलब प्लूरा क्या करता है? लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ये सब जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है रिंग के जैसा, ये सब क्या है? ये कटा हुआ, मतलब ये ट्रांसवर्स सेक्शन इस तरह से दिखा रहा है ना। हमारा जो थोरेकिक कैविटी का ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो थोरेकिक कैविटी जो है वो किस चीज से बना हुआ है? रिब्स केज का, ठीक है ना। रिब केज का बना हुआ है, तो वही रिब का कटा हुआ पार्ट दिख रहा है, ठीक है ना। ये सब क्या है? रिब्स का कटा हुआ। तो ये लंग्स का लोकेशन क्या है? हमारे बॉडी के किस हिस्से में लंग्स होता है? थोरेकिक कैविटी। ये जो पूरा ऊपर का हिस्सा है गर्दन के नीचे और पेट के ऊपर, उसको बोलते हैं क्या? थोरेकिक कैविटी। और इस थोरेकिक कैविटी और इसके नीचे क्या होगा? एब्डोमिनल कैविटी। ये सब हिस्सा क्या हो जाएगा? एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, जिसको पेट बोलते हैं। ये दोनों को डिवाइड कौन करता है? मतलब थोरेकिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। थोरेकिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करने वाला है, दोनों को अलग करने वाला कौन सा स्ट्रक्चर है? ये डायफ्राम। डायफ्राम होता है जो दोनों कैविटी को अलग अलग करता है, ठीक है। तो यही है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि सांस हम लोग कैसे लेते हैं। हम लोग सांस कैसे लेते हैं, ये कैसे काम करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर तो देख लीजिए। तो ये है एयर पैसेज, मतलब हवा का रास्ता। ये हवा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस किस रास्ते से होकर गुजरता है? तो शुरुआत होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, जो बाहर में नाक का दो छेद है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। फिर उसके अंदर नेसल चेंबर में चला जाता है। नेसल चेंबर के बाद नेसोफैरिंक्स में जाता है, और फैरिंक्स के बाद फैरिंक्स, फिर ग्लोटिस में जाएगा, जो कि ओपनिंग है किस चीज का? ट्रैकिया का। उसके बाद ओपनिंग के थ्रू ट्रैकिया में चला जाएगा, और ट्रैकिया फिर डिवाइड होगा, प्राइमरी ब्रोंकस में जाएगा, सेकेंडरी ब्रोंकस में जाएगा, फिर टर्शियरी ब्रोंकस में, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, और इसके थ्रू एल्वियोलर डक्ट में जाएगा, और अल्टीमेटली एल्वियोलाई में पहुंच जाएगा, जहाँ पर कि गैसियस एक्सचेंज होगा, ठीक है ना। तो बोलते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से लेकर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक जो रास्ता है उसको बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट, क्योंकि यहाँ तक बस एयर को कंडक्ट किया जाएगा, कोई एक्सचेंज नहीं होगा। इसको क्या बोलेंगे? कंडक्टिंग पार्ट। और यहाँ तक कौन कौन सा टिश्यू पाया जाता है? मेनली बना होता है वही स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, कॉलमनार सिलिएटेड ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, ठीक है ना। फिर यहीं से स्टार्ट हो जाता है, टर्मिनल ब्रोंकस तक रहता है सिंपल कॉलमनार
कॉलमनार। यहाँ तक था स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार, ठीक है ना। यहाँ पर हो गया है सिंपल कॉलमनार सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है ना। यहाँ तक रहेगा। और फिर यहाँ से ये जो पार्ट है एल्वियुलर डक्ट से लेकर एल्वियुलाई तक, ये क्या है? एक्सचेंज पार्ट। ये क्या है? कौन सा पार्ट है? इस पार्ट को बोलेंगे एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज, ठीक है ना। गैस का ही एक्सचेंज होगा ना। गैसियस एक्सचेंज जोन या फिर पार्ट भी हो, ठीक है ना। जोन भी हो, जोन। और यहाँ पर क्या होगा? गैस का एक्सचेंज, ठीक है ना। यहाँ से एक्सचेंज होना स्टार्ट करेगा। मेनली एक्सचेंज कहाँ पर होगा? एल्वियुलाई में पूरा एक्सचेंज होगा गैस। तो जहाँ पर डिफ्यूजन होता है, जहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है, वहां पर कौन सा टिश्यू बताए थे? जहाँ पर भी डिफ्यूजन होता है, किसी चीज का एक्सचेंज होता है, वहां पर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम वही है। इसमें कौन सा टिश्यू होगा? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो एक्सचेंज पार्ट में कौन सा टिश्यू से बना होगा? अंदर का लेयर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से। तो समझ में आ गया। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक कौन सा टिश्यू होगा? मतलब मेनली इसको पहले तो बोले कंडक्टिंग पार्ट, और टिश्यू होगा पीसीसीजी डिफरेंट पार्ट्स में। और उसके बाद क्या आएगा? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में सिंपल कॉलमनार सिलिएटेड एपिथेलियम। और उसके बाद एक्सचेंज होना है तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है ना। तो यही है वो रास्ता जिसके थ्रू एयर जाता है और फिर निकलता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग मतलब आखिर ये जो ब्रीदिंग होता कैसे है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऐसा क्या क्या सिचुएशन क्रिएट होता है जिसके कारण हवा अंदर चला जाता है और बाहर चला जाता है, ठीक है। तो शुरुआत होता है, ये प्रेशर वॉल्यूम का खेल है, ठीक है ना। प्रेशर वॉल्यूम का खेल है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है PV इक्वल टू nRT, जिसको आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बताता है कि P को अगर उधर ले जाएंगे तो ये क्या चाहे नीचे आ जाएगा। P को अगर उधर ले जाएंगे तो V नीचे आ जाएगा ना। तो ये दोनों में रिलेशनशिप किस तरह का है? P और V के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है तो एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है ना। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, कोई भी चीज को दबाएंगे तो छोटा होगा ना। और वॉल्यूम घटाएंगे तो अगर वॉल्यूम को बढ़ाना है तो प्रेशर को घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब जो इसके साथ कर रहे हैं उसका उल्टा इसका होगा। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यही हमारे लंग्स में भी होता है, यही हमारे लंग्स में भी होता है। क्या होता है कि इंस्पायरेशन, सबसे पहले क्या होगा? इंस्पायरेशन में क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अंदर खींचा जाता है, अंदर खींचा जाता है। तो खींचने में कौन मदद करता है? ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो भी ऑर्गन है लंग्स, ठीक है। तो कैसे करता है? तो देखो, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होगा। ये डायफ्राम, जो डायफ्राम है
एब्डोमिनल कैविटी और थोरैकिक कैविटी के बीच में जो अभी फिगर में देखे थे, वो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और जो हमारा रिब्स है, रिब केज भी कुछ मसल से जुड़ा हुआ है, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। रिब्स के बीच में कुछ मसल्स हैं जो उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाते हैं। तो जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स यानी कि रीब का जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो रीब जो है ऊपर की ओर रेज हो जाएगा, उठ जाएगा, ठीक है ना। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो ऊपर की ओर उठा देगा, और डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ऊपर की ओर उठा देगा, जिसके कारण ये जो चेस्ट का कैविटी है, थोरैकिक कैविटी है, इसका वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा, वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा। और वॉल्यूम बड़ा होगा तो प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। यानी कि ये जो लंग्स का प्रेशर है, लंग्स में एक तरह का प्रेशर होता है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी प्रेशर। लंग्स का जो प्रेशर है, जिसके कारण वो हवा को खींचता है या फिर बाहर निकालता है, उस प्रेशर को बोलते हैं पल्मोनरी प्रेशर। लंग्स का प्रेशर पल्मोनरी प्रेशर कहलाता है, ठीक है। तो ये पल्मोनरी प्रेशर जब वॉल्यूम बढ़ा है तो प्रेशर अंदर क्या होगा, घटेगा ना। अंदर वॉल्यूम बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ गया, तो इसका मतलब प्रेशर घटा होगा। यानी कि पल्मोनरी प्रेशर घट गया, अंदर का प्रेशर घट गया। ये सब चीज फैलने से अंदर वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर घट गया, प्रेशर घट गया। तो प्रेशर घटा तो वही लिखा है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लेसर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब इंस्पायरेशन हो रहा होगा तो अंदर का प्रेशर कम होगा और बाहर का प्रेशर के कंपैरिजन। बाहर का प्रेशर तो कांस्टेंट है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो तो कांस्टेंट है 180 है, वो घटेगा नहीं बढ़ेगा। तो हमें अगर बाहर का हवा अंदर खींचना है, बाहर का हवा अंदर खींचना है तो अंदर का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, अंदर का प्रेशर घटाना पड़ेगा, ताकि उस प्रेशर से अंदर का प्रेशर घट जाएगा तो हवा अपने आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आ जाएगा। तो भाई जब हवा को अंदर लाना है, यानी कि इंस्पायरेशन करना है, जब हवा को अंदर लाना है तो क्या करना पड़ेगा, पल्मोनरी प्रेशर को, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा, ताकि बाहर का प्रेशर से कम हो सके। और कम होगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर अंदर हवा खींच जाएगा, ठीक है ना, खींच जाएगा। और उस प्रेशर को घटाने के लिए क्या क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये थोरैकिक कैविटी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यही सारे प्रोसेस हैं इंस्पायरेशन के लिए। और इसके बाद क्या होगा, एक्सपायरेशन, मतलब हवा बाहर निकलेगा तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अभी तक हम लोग फिगर से स्टडी कर रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब कुछ उसके स्टेटमेंट्स देखते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो, उसमें क्या होता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, तो उसमें इट कंसिस्ट पेयर ऑफ एयर पैसेज। एक पेयर मतलब एक इधर, एक लेफ्ट और एक राइट, एक लेफ्ट और एक राइट एयर पैसेज होता है, वही बोला है। इट कंसिस्ट पेयर ऑफ एयर पैसेज। एयर पैसेज मतलब एयर का रास्ता, हवा का रास्ता। तो हवा का रास्ता कितना होता है, 2 होता है। सिर्फ ट्रैकिया में कॉमन हो जाता है और फिर से बढ़ जाता है 2 लंग्स में, ठीक है ना। तो ये लिखा है पेयर ऑफ एयर पैसेज, एयर ट्रैक्ट, एयर ट्रैक्ट भी बोलते हैं। पैसेज को क्या बोल सकते हैं, एयर ट्रैक्ट।
ट्रैक्ट मतलब रास्ता, वो भी होता है रास्ता। एंड लंग्स, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स होता है और एयर ट्रैक्ट होता है। लंग्स होता है और एयर ट्रैक्ट, मतलब एयर ट्रैक्ट मतलब वो रास्ता जिससे हवा पास होगा, ठीक है ना। फिर होता है कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट जो एयर को कंडक्ट करेगा। वो कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है? इट ट्रांसपोर्ट द एयर इनटू द एल्विलाई। हम लोग देखे थे नॉस्ट्रिल से लेकर अल्टीमेटली एल्विलाई तक पहुंचाया था एयर को कौन? कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है ना। और क्या काम करता है? क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। कंडक्टिंग पार्ट का ये भी काम है कि जो भी बाहर से आने वाले पार्टिकल्स हैं, जैसे एयर के साथ साथ पॉल्यूशन भी अंदर चला जाएगा ना, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, तो उसको भी रोकना, उसको भी रोकता है। क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन पार्टिकल मतलब जो बाहर से आने वाले पार्टिकल्स, मेनली डस्ट पार्टिकल ही होंगे। फिर ह्यूमिडिफाइज। ह्यूमिडिफाइज मतलब एयर में थोड़ा सा नमी लाता है। बाहर से सूखा सूखा आएगा एयर, उसको ह्यूमिडिफाई करेगा, क्योंकि पूरे एयर ट्रैक्ट में क्या निकलते रहता है? म्यूकस, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम से बना हुआ है ना, तो पूरे एयर ट्रैक्ट में म्यूकस निकलते रहता है। उस म्यूकस के कांटेक्ट में जब एयर जाता है तो वो क्या हो जाता है? ह्यूमिडिफाई हो जाता है। ह्यूमिडिफाई मतलब एयर में थोड़ा नमी आ गया, जो सूखा सूखा था वो नमी आ गया उसमें। एंड ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। और साथ ही में अगर बाहर का टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो उसको भी बॉडी टेम्परेचर पे ले आएगा, और बहुत ठंडा है तो उसको भी बॉडी टेम्परेचर पे ले आएगा। तो इसका ये सब काम है जिसको बोले थे हम। पहली बात तो एयर कंडीशनिंग, फिर फिल्ट्रेशन, फॉरेस्ट पार्टिकल को रोकता है फिल्टर करके, और ह्यूमिडिफिकेशन मतलब ह्यूमिडिफाई करता है, एयर को थोड़ा नम बनाता है, नमी लाता है उसमें। तो ये सब काम है किसका? कंडक्टिंग पार्ट का। और ये कहां से कहां तक होता है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक। हम लोग फिगर देखे थे। और लास्ट में इच टर्मिनल ब्रोंकियोल गिव राइज टू मेनी वेरी थिन वास्कुलराइज्ड एल्विलाई। मतलब हर एक टर्मिनल ब्रोंकियोल बहुत सारे छोटे छोटे पतले पतले डक्ट में बढ़ता है, और वो डक्ट अल्टीमेटली किससे जुड़ा होता है? एल्विलाई से, जो कि हाईली वास्कुलराइज्ड होता है। मतलब वास्कुलराइज्ड मतलब उसके चारों तरफ ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो यही है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में लैरिंग्स भी देखे थे। तो लैरिंग्स क्या है? इट इज द ऑर्गन विच मेड अप ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज का बना हुआ एक ऑर्गन है जो क्या करता है? हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, मतलब साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करता है। हम लोग जो भी बोल रहे हैं वो आवाज कहाँ से आ रहा है? लैरिंग्स से, ठीक है। इसीलिए इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस था फिगर में। थिन इलास्टिक कार्टिलेज फ्लैप, मतलब एक ढक्कन के, मतलब कार्टिलेज का बना हुआ एक ढक्कन है जो कवर करता है किसको? ग्लोटिस को। जो ट्रैकिया का ओपनिंग है उसको ढकने का काम करता है। किस लिए ढकता है? ताकि फूड इंटर ना कर जाए लैरिंग्स में, क्योंकि उसके नीचे लैरिंग्स है, तो फूड इंटर करने से प्रिवेंट करता है, मतलब बचाता है। और क्या बोला है कि ट्रैकिया एंड ऑल ब्रोंकाई इनिशियल ब्रोंकियोल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। तो हम लोग देखे थे कि ट्रैकिया में सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग था, ठीक है ना। अब वो कार्टिलेज बोल रहा है कि ट्रैकिया में तो होता ही है, और सारे ब्रोंकाई में होते हैं, यानी कि प्राइमरी
टर्सरी मतलब प्राइमरी से लेकर टर्सरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंकियोल्स, ठीक है ना, इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक वो कार्टिलेजिनस रिंग होता है, क्योंकि ये सब क्या काम करता है, कंडक्टिंग पार्ट का ये सब है ना। तो कंडक्टिंग पार्ट को मुड़ना नहीं चाहिए, तो वहां तक सी सेट कार्टिलेजिनस रिंग का सपोर्ट होगा ताकि वो कोलैप्स ना करे, एयर पैसेज को ब्लॉक ना होने दे। इनिशियल ब्रोंकियोल के बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल आता है और टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद एल्वियोलर डक्ट आ जाता है जिसमें एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखना है कि ट्रैकिया में भी होता है कार्टिलेजिनस रिंग, ऑल ब्रोंकाई में भी, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकस में भी, और उसके बाद जो होता है इनिशियल ब्रोंकियोल्स में, सब में ये सब सी सेप कार्टिलेज रहेगा, ठीक है ना, ताकि वो कोलैप्स ना करे।